और अगेन आप मुझे देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। बायोमोलिक्यूल्स का जो पार्ट 1 था उसमें बेसिकली हम लोगों ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लिया था, मॉडर्न डेफिनेशन देख ली थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और मैंने उसका एक एग्जाम्पल भी बताया था और उस एग्जाम्पल के बारे में काफ़ी कुछ मैंने डिटेल भी आपके साथ शेयर करी थी। एग्जाम्पल था प्लस डी ग्लूकोज, या फिर जिसको हम लोग स्मॉल डी ब्रैकेट में लिखा था, देन डी ग्लूकोज, एक ही नाम है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल देखी थी। अब इस लेक्चर में आप लोगों को मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा विद ट्रिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो बायोमोलिक्यूल आपके लिए इजी हो जाएगा, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी बोला था। तो हम लोग स्ट्रक्चर को सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और इसको थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी से ही लिंक्ड है बाकी की आगे जितनी भी आने वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ये समझ में आ गया, बाकी की स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो 6 के 6 कार्बन है वो लाइन से जोड़ने हैं। ठीक है, तो ये लाइन से मैंने 6 कार्बन जोड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, सिर्फ इतना सा काम करना है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट वो क्या बोला जाता है, उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि वो बेसिकली क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, राइट। अभी उसके बारे में स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर बनाने में उस टर्म से कोई मदद नहीं मिलती है अभी फिलहाल, ठीक है, बाद में बताऊंगा कैसे मिलती है। सेकंड, उसमें एक वर्ड था कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, मतलब उसमें OH ग्रुप बहुत सारे होना चाहिए। तीसरा उसमें था कि उसमें एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप होना चाहिए। तो यहां से हमें मदद मिलेगी स्ट्रक्चर बनाने में। पहले तो हमने 6 कार्बन को लाइन से जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म के ऊपर फोकस कीजिए कि उसके बाद बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, हमें फर्स्ट कार्बन को ड्रॉप करना है और 6 कार्बन को फिलहाल ड्रॉप करना है। हमको क्या करना है, सेकंड कार्बन पे और थर्ड, आप ये ध्यान रख लीजिएगा, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। ठीक है, ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6 कार्बन तो लाइन से आप लोगों ने इंटरकनेक्ट कर दिए। उसके बाद इसको बोलते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, यानी OH ग्रुप बहुत सारे होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला कार्बन और छठे कार्बन को फिलहाल ध्यान मत दो। आप दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन और 5वें कार्बन पर क्या लगा दो, OH ग्रुप लगा दो। जिसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना है कि दूसरे कार्बन में, चौथे कार्बन में और 5वें कार्बन पे राइट हैंड साइड पर OH लग रहा है, 1 2 और 3, ध्यान रखना। और जो थर्ड कार्बन में उसमें रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लगता है, OH ग्रुप लगता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर को लर्न करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। C6H12O6, 6 कार्बन लाइन से लगा दो। उसके बाद इसको बोलते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, तो इसमें OH ग्रुप लगेंगे। तो ऊपर फर्स्ट कार्बन को छोड़ दें और लास्ट कार्बन को छोड़ दें, तो बीच वाले चारों कार्बन पर OH ग्रुप लगेगा। सब कार्बन पर, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, सारे के सारे कार्बन पर OH ग्रुप लगता है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी है तो OH तो ग्रुप होगा ही होगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर OH ग्रुप लगा दिया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया। पर आपको ध्यान कहां देना है, थर्ड कार्बन पर, जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे कार्बन पर, तीसरे और चौथे कार्बन पर राइट हैंड साइड पर OH लगाया है, और जो थर्ड, ध्यान से देखिएगा, सेकंड कार्बन पर, ध्यान से देखिएगा, सेकंड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन पर, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने OH ग्रुप लगाया है। जबकि थर्ड जो कार्बन है, ध्यान सुनना, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा। बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको ये याद हो गया हो तो गेम खत्म हो चुका है। अब जहां जहां पे भी आपने ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाले कार्बन को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो जितने भी 4 कार्बन है उनकी सेकंड साइड में H लगा दीजिए। यानी कि अगर इधर OH लगाया तो इधर H लगेगा, इसमें इधर OH लगाया तो इधर H से जोड़ देना कार्बन को, इधर कार्बन के OH लगाया तो इधर H, इस वाले कार्बन के इधर OH लगाया तो इधर H जोड़ देना। क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी। कैसे रहेगी, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इस तरफ OH ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड से नीचे वाला कार्बन और चौथे बॉन्ड से ऊपर वाला कार्बन। इस तरीके से सारे कार्बन सेटिस्फाई रहते हैं। अब आपको पहले कार्बन पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं जिनके पास एल्डिहाइड, पहला तो था ऑप्टिकली एक्टिव होना, उसके बारे में अभी डिटेल दूंगा। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, जो कि हम लोगों ने कर दिया। तीसरा था टर्म कि उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो ग्लूकोज में ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो फर्स्ट कार्बन जो था उसके साथ आप लोग क्या कर देना, HO लगा देना। ये CHO आपको पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ आपको क्या करना है, HO ग्रुप लगाना है। HO ग्रुप का मतलब है कि ये हो गया कंप्लीटली CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड। अब रही बात किसकी, 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन में भी कुछ स्पेशल है नहीं, ये बाकी के जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें कार्बन के साथ हो रहा था वही एक्चुअली 6 कार्बन के साथ हो रहा है।
पर हम लोग इसको क्या है कंबाइन करके लिख लेते हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में नहीं बताया। होने में कुछ भी नहीं है, अगर मैं इस H2 को हटा दूं तो सीन क्या है तो वही कि इस कार्बन के राइट हैंड साइड पे भी OH लगा हुआ है और आप ये बोल सकते हो कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, बोलने में आप क्या बोल सकते हो कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं। हम लोग इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन में OH ग्रुप है। एक्चुअली छठे कार्बन में भी OH ग्रुप है, यहाँ पे OH मान लो, ठीक है। और बाकी के जितने भी बीच के कार्बन हैं उनमें एक तरफ OH है तो दूसरी तरफ क्या है H है। तो वैसे ही यहाँ छठे कार्बन में सिर्फ होता क्या है कि इधर भी राइट हैंड साइड पे OH है और बाकी की जगह इसके पास भी H है, बस फर्क इतना है, एक H की जगह क्या है 2 H है। तो हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लर्न करते हुए सीधा सा इसको क्या लिख लेते हैं कि ये जो दोनों H है उनको भी इस तरफ लिख लेते थे और OH तो रहता ही था, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं CH2OH। यहाँ पर क्या लिख देते थे हम लोग CH2OH। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर लर्न हो गई होगी, ध्यान से बता रहा हूँ। और ऑप्टिकली एक्टिव का स्ट्रक्चर में क्या रोल है वो भी अभी हम लोग देखेंगे, पर एक बार स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रह जाए। दोबारा बोल रहा हूं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लर्न करते टाइम आपको फॉर्मूला पता है C6H12O6। कुछ भी नहीं करना, 6 कार्बन को लाइन से अटैच करना है। जैसे हम लोगों ने 6 कार्बन को लाइन से अटैच कर दिया तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब इसके पास OH ग्रुप बहुत सारे होते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको बोला था कि पहला वाला कार्बन और लास्ट वाले कार्बन को फिलहाल आप लोग भूल जाएं, और ध्यान से देखिएगा, पहले वाले कार्बन और लास्ट वाले कार्बन को आप लोग क्या करें, कुछ देर के लिए भूल जाएं। और आप लोग क्या ध्यान दें कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और ध्यान से देखना, सेकंड कार्बन पर OH और फोर्थ कार्बन पर OH और फिफ्थ कार्बन पर जो OH है वो राइट हैंड साइड में होते हैं, जबकि थर्ड कार्बन पर OH जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। सिर्फ इतना सा ध्यान देना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सब पर OH होता है, पर सिर्फ थर्ड कार्बन को छोड़ दो आप, थर्ड कार्बन को। इसके अलावा दूसरा, चौथा और पांचवा इन सब में OH कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड पे होते हैं, जबकि थर्ड वाले कार्बन पर OH कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। सिर्फ इतना सा ध्यान देना है। अब इसके बाद आपको क्या स्टेप ध्यान रखना था कि ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन है, इन कार्बन के एक तरफ तो OH जुड़ गया है तो दूसरी तरफ आपको ऑटोमेटिकली H जोड़ देना है। जैसे इधर OH है तो इसके यहाँ H लगाना है, इसका OH इधर है तो H इधर लगाना है, इस वाले कार्बन का OH इधर है जैसा कि इसका भी इधर है तो इनके दूसरी साइड H लगाना है। जैसे ही आपका ये हो गया तो काम खत्म हो गया। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। तो ध्यान देना, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो फर्स्ट कार्बन के साथ HO लगाना है ताकि फर्स्ट कार्बन जो है CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने एक कार्बोहाइड्रेट की एक शर्त और पूरी कर दी, पॉलीहाइड्रोक्सी होने के साथ साथ इसके पास क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। तो फर्स्ट कार्बन जो है CHO ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का जो बेसिकली ग्लूकोज के अंदर चेकआउट किया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट कार्बन के साथ HO लगा करके फर्स्ट कार्बन को एल्डिहाइड बना दिया, CHO बना दिया। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन कंप्लीट। लास्ट वाले कार्बन में भी कुछ स्पेशल है नहीं, अगर आपको डायरेक्टली लर्न करना है तो आप लोग डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं कि लास्ट कार्बन में क्या होता है, CH2OH होता है। अगर ऐसे लर्न करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज दूसरा तरीका बड़ा सिंपल सा है कि जैसे इन फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे कार्बनों में OH लगता था, तो आप ये भी मान सकते हैं कि छठे कार्बन में भी OH लगता है। तो यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड से तो ये ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से ये OH से जुड़ा हुआ है, तो अब कार्बन के 2 बॉन्ड बचे, तो उन 2 बॉन्ड के साथ वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो इसके पास एक्चुअली क्या है, 2 हाइड्रोजन और जुड़े होते हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन जो है बेसिकली यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से नीचे वाला कार्बन क्या हो जाएगा, CH2OH। जैसे इनके साथ OH है तो इसके साथ भी OH है, जैसे इनके OH के दूसरी तरफ H है तो इसके साथ भी दूसरी तरफ H जुड़ेंगे, बस एक की जगह कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, राइट। तो हम लोगों ने उसको कंबाइन करके लिख दिया क्या, CH2OH। आई होप आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है समझ में आया होगा, क्योंकि ये बड़ा सिंपल से लास्ट वाला कार्बन डायरेक्ट लर्न कर लो, CH2OH। नहीं होता है तो जैसे इनके सबके राइट हैंड साइड पे OH है तो इसके भी राइट हैंड साइड पे OH है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 हो गए, एक ऊपर और एक OH के साथ, तो 2 बॉन्ड बचे, तो 2 बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। जैसे ये वाले कार्बन अगर एक तरफ OH है तो एक तरफ H से होना चाहिए, तो वैसे भी ये वाला कार्बन एक तरफ OH है तो एक तरफ H से होना चाहिए, पर इसके पास एक बॉन्ड और फ्री बचा है क्योंकि ये लास्ट कार्बन है। क्योंकि इनका तो क्या होता है कि एक बॉन्ड और बच रहा होता है तो वो नीचे वाले कार्बन से जुड़ जाता है। अब चूंकि ये लास्ट कार्बन है तो उसका एक और बॉन्ड नहीं बचेगा, तो एक बॉन्ड और बचा है तो उसके साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो इधर एक H की जगह इधर कितने जो H जुड़ते हैं इसके साथ 2, तो हम लोगों ने सीधा कंबाइन करके लिख दिया इसको CH2OH। आई होप आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं,
और ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं, जिन कंपाउंड में से अगर हम लोग पीपीएल लाइट को पास आउट कराएंगे तो वो पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दें, बैंड कर दें। अब ध्यान से देखिएगा, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स तो बोला जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, और कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो एग्जांपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि हम लोग अभी तक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देख रहे थे और ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को प्रूव भी कर रहा था। इसमें ये एल्डिहाइड का ग्रुप भी था, एल्डिहाइड एक कीटोन होना चाहिए वो भी था, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप थे वो भी था। तो बस इसमें एक और टर्म को तलाशना था जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में 3 टर्म है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड, उसमें एल्डिहाइड कीटोन को ग्रुप होना चाहिए और पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ग्लूकोज चूंकि कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है तो वो तीनों टर्म को ये फुलफिल भी कर रहा है। हम लोगों ने OH ग्रुप देखे बहुत सारे, हम लोगों ने इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप भी देख लिया। अब ये चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो सिंपल सा सिग्निफिकेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव की डेफिनेशन मैंने बता दी कि किसी कंपाउंड में से अगर पीपीएल लाइट को डालेंगे तो वो पीपीएल लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड कर देगा। तो ऐसा तो ये भी कर लेता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। बट स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। उसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है, ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपाउंड के पास क्या है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपाउंड के पास क्या है, कायरल कार्बन की क्या है, प्रेजेंस है, तो समझ जाना वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कायरल कार्बन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर किसी कार्बन के चारों बॉन्ड्स पर लगने वाले ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। अगेन आई रिपीट माय सेंटेंस, एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, क्लियर, और उन चारों बॉन्डों पर लगने वाले जो ग्रुप्स हैं वो चारों ग्रुप्स आपस में मैच नहीं खाने चाहिए, वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। और अगर ऐसा कार्बन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो 101% कंफर्म है कि वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कार्बन है कि नहीं है, अगर है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इधर स्टार लगा रखा है, इधर स्टार और इधर स्टार और इधर स्टार लगा रखा है। एक्चुअली किसी कार्बन के ऊपर अगर स्टार लगाओ तो वो कायरल कार्बन माना जाता है। ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन है जो कि हम लोग चेकआउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला, इस कार्बन के चारों तरफ चारों बॉन्डों पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ऊपर लगा है CHO ग्रुप, इधर लगा है OH ग्रुप, इधर लगा है H ग्रुप, और इस वाले बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा है। दिख रहा है आप लोगों को, पूरा का पूरा ग्रुप लगा है। या अगर शॉर्टकट में बोलो तो इस वाले बॉन्ड पर आप लोग ये मान सकते हैं कि ग्लूकोज के नीचे की पूरी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इस कार्बन पर चारों बॉन्ड पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ऐसा इस कार्बन के साथ भी हो रहा है। इस कार्बन के इस तरफ OH है, इस तरफ H है, इस तरफ ये इतनी बड़ी यूनिट है और इस बॉन्ड पर इतनी बड़ी यूनिट है। ऐसा ही इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन पर चारों बॉन्ड पर चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ ये सारे कार्बन्स क्या कहलाएंगे, कायरल कार्बन्स कहलाएंगे। और इनके ऊपर मैंने क्या मार्क कर रखा है, स्टार कार्बन, यानी कि स्टार, इन कार्बन के ऊपर मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो ये स्टार कार्बन जो है कायरल कार्बन कहलाते हैं। इस तरीके से प्रूव होता है कि ग्लूकोज जो है एक ऑप्टिकली एक्टिव जो है कंपाउंड है। और दूसरा एक बात मैं बता दूं, ये ऊपर वाला जो कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मैं इसके पीछे कारण भी बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन ना लेना। दूसरा चीज ये भी बता दूंगा कि ये लास्ट वाला कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर वाले कार्बन की तरफ मैं बात करूं तो ऊपर वाले कार्बन के इस वाले बॉन्ड से तो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस वाले कार्बन से एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड डिफरेंट ग्रुप हो गया। पर कार्बन के 2 बॉन्ड बचे, वो दोनों बॉन्ड से एक ही एटम अटैच है, कौन, ऑक्सीजन। जब वो दोनों बॉन्ड से एक ही एटम अटैच है तो इसका मतलब है कि ये कार्बन जो है कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके चारों बॉन्ड पर 4 अलग अलग एटम हो। अब चूंकि इस कार्बन के साथ नीचे इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ बचे 2 बॉन्ड, वो दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो 2 बॉन्ड पे एक एटम है, यानी कि डिफरेंट नहीं है, तो ये कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। लास्ट वाला कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन से ऊपर तो एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन से एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, और एक और बॉन्ड से एक और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 सेम ग्रुप हो गए जो कि इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है।
आई होप आपको ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये बात बोली थी कि ग्लूकोज जो है 2 टाइप के होते हैं। मैंने नाम लिखा था प्लस, फिर लिखा था कैपिटल डी ग्लूकोज। फिर मैंने आपको बोला था कि ऐसा एक और नाम हो सकता है, जैसे आगे प्लस की जगह जो है स्मॉल डी भी लगा सकते हैं, तो उसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था प्लस की जगह लगाया था स्मॉल डी ब्रैकेट में, फिर लिखा था कैपिटल डी ग्लूकोज। ये मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था, आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं। मैंने उनका मीनिंग भी बताया था, उन नाम का मीनिंग भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि आगे स्मॉल प्लस या स्मॉल डी भी आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, अगर स्मॉल माइनस या उसकी जगह एल आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। बट किसी लेक्चर में आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने किसी लेक्चर में क्या, पिछले वाले लेक्चर में अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने ग्लूकोज का नाम लिखा था फॉर एग्जांपल प्लस, फिर लिखा था मैंने कैपिटल डी ग्लूकोज, तो मैंने कहा था कि ये वाले के बारे में तो मैं आपको डिटेल दे चुका हूं, पर मैंने कहा था कि इसके बारे में डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो वही है जिसमें मैं इसके बारे में डिटेल दे रहा हूं। देखिए कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, यहां पे कैपिटल डी भी आ सकता है या फिर यहां पे कैपिटल एल भी आ सकता है। और मैंने आपको कहा था कि ये कैपिटल डी और एल के बारे में मैं बताऊंगा। ये एक्चुअली डी एंड एल नेमिंग के कारण आता है, डी एंड एल नेमिंग के कारण। जैसे IUPAC नेमिंग होती है ना, वैसे डी एंड एल नेमिंग भी होती है। तो उस नेमिंग के तहत यहाँ पे डी और एल आता है। अब डी कब आता है और एल कब आता है उसको देखते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस डी का मीनिंग क्या है और एल का मीनिंग क्या है। तो उसको देखिएगा, टेंशन मत लेना। अगर मैं इस ग्लूकोज की मिरर इमेज बना दूं, ये मैंने डैश 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 लाइन बनाई है और ये डैश डैश लाइन बेसिकली एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अगर मैं इस ग्लूकोज की मिरर इमेज बनाऊं तो मैंने सामने इधर मिरर इमेज बना रखी है और बीच में डैश लाइन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर देना। बस फर्क इतना सा है कि इसके लेफ्ट साइड में जो है वो इसके राइट साइड में बना दीजिएगा और जो इसके लेफ्ट साइड में जो है वो इसके राइट साइड में बना दीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज इधर बनानी है, मैंने लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको पहला कार्बन सेम रखना है CHO, इधर भी CHO, यहाँ पे 6 कार्बन लाइन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन लाइन है। नीचे आप लोगों ने लिख दिया CH2OH, इधर भी लिख दिया CH2OH। कुछ नहीं करना, बस इसके जो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पेस्ट कर देना और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप हैं वो इसके राइट हैंड साइड पे पेस्ट कर देना। तो ये इसकी क्या बन गई, मिरर इमेज बन गई। अब मैं बताऊंगा कि कोई ग्लूकोज डी ग्लूकोज कब कहलाता है, यानी कि अगर डी ग्लूकोज आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, और अगर कोई एल यहाँ पे लिखा हुआ है एल ग्लूकोज तो उसका मीनिंग क्या है। तो ध्यान देना, वो ग्लूकोज डी ग्लूकोज तब कहलाएगा जब, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये नीचे का 6 कार्बन था, 6 कार्बन से जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन होता है यानी कि कार्बन नंबर 5, उस पर देख लीजिए कि OH ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है। यहां पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस ग्लूकोज की जब आप मिरर इमेज को चेकआउट करेंगे तो अगेन आप नीचे देखिएगा ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन से जस्ट ऊपर वाला कार्बन कौन है, 5th कार्बन। 5th कार्बन पे देखिए OH ग्रुप कहां लगा है, तो यहां पर लगा है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जो 5th कार्बन पर OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है तो वो ग्लूकोज क्या कहलाएगा, आपको एल ग्लूकोज। क्या कहलाएगा, एल ग्लूकोज। ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, 5th कार्बन पर अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसको एल ग्लूकोज बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, 5th कार्बन पर OH जिसमें राइट हैंड साइड पर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे। आई होप आपको डी एंड एल ग्लूकोज का मतलब समझ में आया होगा कि डी ग्लूकोज कब होता है और एल ग्लूकोज कब होता है। 5वें कार्बन पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर OH ग्रुप लगाए तो उसको एल ग्लूकोज और राइट हैंड साइड पर लगाए तो उसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। क्लियर क्या? तो यहां पर भी ये जो है कायरल कार्बन्स हैं 4। क्लियर? 4 क्या दिख रहे हैं हम लोगों को, कायरल कार्बन्स नजर आ रहे हैं। तो ग्लूकोज के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया कि इसमें कायरल कार्बन्स जो हैं कितने होते हैं। क्लियर है क्या? आई होप आपको ये पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। लेक्चर को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं साइड में हट जाता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली कुछ 2-3 पॉइंट हम लोग जो है प्लस डी ग्लूकोज के बारे में देखेंगे। आफ्टर देन हम लोग देखेंगे कि जो प्लस डी ग्लूकोज है उसके सोर्सेज क्या हैं, मिलने के सोर्सेज वो कहां कहां से मिल सकता है, प्लस उसके स्टोरेज देखेंगे कि वो कहां कहां स्टोर फॉर्म में रखा हुआ होता है। तो हम लोग इसके सोर्सेज और स्टोरेज के बारे में आगे डिटेल देखेंगे। प्लस उससे पहले हम लोग जो है 4 पॉइंट्स देख लेते हैं, जो जनरल 4 पॉइंट्स हैं जो कि प्लस डी ग्लूकोज के बारे में हम लोगों को कुछ डिटेल ऑफर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं प्लस डी ग्लूकोज के बारे में, वो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान से देखिएगा कि ये चारों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इन द सेंस कि कोई क्वेश्चन फॉर्म तो होगा नहीं, बट एक
डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता है प्लस डी ग्लूकोज के बारे में। वो जो है क्या है कि एक तो ये कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंड प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री? आपको पता है बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, हम लोग वीडियो नंबर 1 में देख चुके हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है, उसके अंदर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली इस प्लस डी ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, यानी कि ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर ये बेसिकली जो है प्लस डी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये सबसे अबंडेंट सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला या आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, या सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर किसी के मिलते हैं बायोमॉलिक्यूल कैटेगरी में अगर बात करें तो वो प्लस डी ग्लूकोज ही है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस, राइट। इसके बाद ये लिखा हुआ ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी। इसका मतलब क्या है, ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे फ्यूल वर्ड पे फोकस करूँ तो इसका मतलब है जो एनर्जी देता हो। क्लियर है क्या? वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, अगर मैं वर्ल्ड वाइड के बारे में ये डिस्कस करना चाहूं कि कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, ठीक है, या लिविंग बींग्स की बात कर लो आप लोग, ठीक है, लिविंग बींग्स में जितनी भी कैटेगरी सारी की सारी आ गई, सबके बारे में बात करो, सबके लिए फ्यूल का अल्टीमेट सोर्स यानी कि सबके लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स कौन है? प्लस डी ग्लूकोज। विद हेल्प ऑफ दिस प्लस डी ग्लूकोज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स एनर्जी, यानी कि या फिर आप ये बोल सकते हो कि टेक एनर्जी फ्रॉम दिस, यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस डी ग्लूकोज से, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो इसी से एनर्जी जो है लेते हैं, मतलब वो उनके लिए क्या है? फ्यूल है। आई होप ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग जो है सोर्सेस और इसके बेसिकली स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने बोला था कि प्लस डी ग्लूकोज के बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, मिलता कहाँ से, मेन सोर्स क्या है। सेकंड हम लोग देखेंगे कि इसकी स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, कि ये कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सोर्स क्या है। सब लोगों को पता है एज यू नो कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, इसके लिए जो एनर्जी का सोर्स कौन है? सन है, राइट। और सन से जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है, यानी कि जो लाइट एनर्जी हमको लोगों को मिलती है, वो बेसिकली हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में वो कैपेबिलिटी है कि सन से जो सनलाइट एनर्जी आ रही है वो उसको किस में चेंज कर दें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? ग्लूकोज के अंदर। वो ग्लूकोज कौन सा है? प्लस डी ग्लूकोज, राइट। तो सिर्फ प्लांट्स ही कैपेबिलिटी शो करते हैं जो सनलाइट एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो यही अकेला एकमात्र सोर्स है प्लस डी ग्लूकोज का। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि सोर्स क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ। अब ये ध्यान देना कि प्लांट लीफ कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? सब लोगों को पता है, CO2 चाहिए, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल है ना, वो एक्चुअली में ये भी एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड किसका है? वो ध्यान रखना आप लोग, मैग्नीशियम का है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करने के लिए अगेन आई रिपीट क्या क्या चाहिए होते हैं? CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोगों को पता है कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काम आता है, और ये जो क्लोरोफिल है वो बेसिकली एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, उसके अंदर मिलता है। वो ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, राइट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली जो है ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन जो लीफ होती हैं, ग्रीन जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर मिलता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। और उसी क्लोरोफिल के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नाम का जो ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर मिलता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो नाम का सेल ऑर्गेनल है वो सिर्फ हरे पेड़ पौधों, हरी पत्तियों के अंदर, हरी जो सेल्स होती हैं, ग्रीन सेल्स यानी कि फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर ही मिलता है क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब वो हरी क्यों होती है? इनकी वजह से ही होती है। क्लियर? तो सिर्फ वो ग्रीन कलर की पत्तियों में मिलेगा, क्योंकि ये खुद ग्रीन कलर का जो रीजन है, कारण है, वो ये खुद ही है, राइट। तो अब मैं एक बात बताऊंगा कि जो क्लोरोफिल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो क्लोरोफिल है वो बेसिकली एक कंपाउंड का बना होता है, और वो कंपाउंड किसका होता है? मैग्नीशियम का। ये एक्चुअली क्लोरोफिल क्या है? एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है, मेटल आयन का मतलब क्या होता है? इसके बारे में हम लोगों को अभी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में आपको बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करूंगा कि मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, राइट।
तो क्लोरोफिल आप लोगों को ध्यान रखना है मैग्नीशियम का कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेटल तो ये मैग्नीशियम खुद है। आयन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों ने बचपन में डिटेल भी सुनी है तो मैंने बता भी दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैग्नीशियम का मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है। मेटल तो ये खुद है, आयन कौन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का, कौन? क्लोरोफिल। दूसरी एक बात है मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लस डी ग्लूकोज में ग्लूकोज के पीछे OSE आता है। अगर किसी भी कंपाउंड के पीछे अगर OSE आता है तो समझ जाना वो शुगर है, राइट। तो ओस जो है बेसिकली एक इस टाइप का सफिक्स है जो शुगर्स के लिए रिप्रेजेंट होता है, शुगर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ग्लूकोज में भी OSE आता है, मतलब ये क्या है? शुगर है। और प्लस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि इसका मतलब है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये कंपाउंड PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में चलते हैं, स्टोरेज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टोरेज का मतलब है कि कहाँ कहाँ, यानी कि ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बात करूं या प्लांट्स के अंदर बात करूं, कहाँ कहाँ इसकी स्टोरेज है प्लस डी ग्लूकोज की, ये कहाँ कहाँ और किस किस फॉर्म में ये हम लोगों को मिल सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्लस डी ग्लूकोज जो है बेसिकली सेल्यूलोज के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। और प्लांट्स की जो सेल होती है उनके आउटर कवरिंग के ऊपर क्या होता है? सेल वॉल होती है, जो कि प्लांट्स को टफ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टफ बनाती है। प्लांट की जो सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल होता है जो कि टफ होता है, जो कि प्लांट सेल को मजबूत या मैकेनिकल सपोर्ट देती है। उस सेल वॉल के अंदर नीचे यानी सेकंड लेयर सेल मेम्ब्रेन की होती है। तो जो प्लांट सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल वॉल, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है, टफ होती है, वो सेल वॉल एक्चुअली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और वो सेल्यूलोज एक्चुअली किसका फॉर्म है? प्लस डी ग्लूकोज का ही फॉर्म है। तो प्लस डी ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनता है या सेल्यूलोज से प्लस डी ग्लूकोज, दोनों बन सकते हैं। आई मीन मतलब ये दोनों जो कंपाउंड है वो एक दूसरे में क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। यानी डी ग्लूकोज से सेल्यूलोज और सेल्यूलोज से डी ग्लूकोज बन सकता है, राइट। तो डी ग्लूकोज से सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से डी ग्लूकोज बन सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डी ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है कौन? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का ही फॉर्म है डी ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज बेसिकली हम लोग को कहां मिलता है? सेल वॉल्स में, प्लांट की सेल वॉल्स में मिलता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्लूकोज है इसका ही दूसरा फॉर्मेट कौन सा? स्टार्च। यानी स्टार्च से प्लस डी ग्लूकोज और प्लस डी ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, यानी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ये एक दूसरे के फॉर्म्स हैं। और मैं बात बताना चाहूंगा कि ये स्टार्च हम लोगों को कहाँ मिलता है? ये बेसिकली जो प्लांट सीड होते हैं, या फिर अगर मैं आपको बात बताऊं कि प्लांट्स जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि डी ग्लूकोज जो भी प्रोड्यूस करता है, वो जब जब प्लांट्स को उस ग्लूकोज के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है वो उसको इस्तेमाल कर देता है। पर जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बना है जिसको वो अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो वो उसको स्टोर करके रखता है। तो वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो प्लांट की लीफ के अंदर ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म में भी मिलता है। जब उसको इस्तेमाल करना होता है वो ग्लूकोज में चेंज करते हैं उसको, और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं और उसका वो इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लांट को लगता है कि अभी मेरे को ग्लूकोज की जरूरत नहीं, तो वो ग्लूकोज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टार्च, और उस स्टार्च के फॉर्म को वो स्टोर करके रखते हैं अपने बॉडी के अंदर और जरूरत के हिसाब से बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज का जो दूसरा फॉर्म है वो है स्टार्च, और वो स्टार्च बेसिकली प्लांट सीड के, आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है, बट जो है प्लांट के हर एक लीफ के अंदर ये स्टोर रहता है ग्लूकोज, किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डी ग्लूकोज है वो प्लांट जो है स्टार्च के फॉर्म में जो है अपने लीफ के अंदर, अपनी सेल के अंदर जो है स्टोर कर लेता है। बट यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने बता रखा है कि जो स्टार्च है वो प्लांट सीड में एज अ फूड के फॉर्म में स्टोर रहता है। किसी भी पेड़ पौधे का, उसके फल फ्रूट का या उस पेड़ पौधे का जो बीज होता है, उस बीज में फूड स्टोर रहता है, यानी ग्लूकोज स्टोर रहता है। किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में रहता है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। वैसे इन अ वास्ट वे मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लांट बेसिकली ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है, तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, उसको तोड़ के एनर्जी बनाता है और अपने वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल या वेरियस एक्टिविटीज को जो है करता है, राइट। पर जब प्लांट को जरूरत नहीं पड़ती है उस ग्लूकोज की, तो वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेता है और अपने बॉडी में क्या करता है? अपनी बॉडी की हर एक सेल में उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आएगा कि ग्लूकोज का एक और सोर्स। दूसरे बारे में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बींग्स की बारे में बात करूं, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो हम लोग जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेते हैं, जितने भी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द सेंस की गेहूं है, गेहूं से हम लोग रोटी जो है बनाते हैं, आटे से रोटी, और रोटी को खाते हैं, और जितनी भी सब्जियां हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जो है फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। तो हम लोग जो भी फूड इंटेक करते हैं वो फूड जो है बॉडी में जाता है और हमारी मैकेनिज्म के थ्रू डाइजेस्ट होता है, और फाइनली हमारे सेल में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग फूड पे
डिपेंडेंट है, फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट सोर्सेज पे। तो प्लांट से मिलने वाला जितना भी सब्जी, फल, फ्रूट, व्हाटएवर जो भी है वो सब प्लांट से मिलता है और हम लोग खाते हैं और बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है प्लस डी ग्लूकोज, और वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में जाता है। अब क्या होता है कि समझने की कोशिश करना, ये डाइजेस्टेड फूड हमारे जितना भी हम लोगों ने प्लांट से जो भी सोर्सेस हम लोगों को मिले, फल फ्रूट मिले, सब्जी मिले, आटा गेहूं जो भी मिला, हम लोगों ने सबने खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होकर के ब्लड के थ्रू बॉडी की हर एक सेल में चला जाता है, ठीक है। और वो जो डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी की सेल में चला जाता है, तो वो जो है बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस फूड को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है, और वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद बॉडी की हर एक सेल में जाता है, राइट। और बॉडी की हर एक सेल में जब वो ग्लूकोज पहुंच जाता है प्लस डी ग्लूकोज, तो उसके साथ सेल में प्रेजेंट ऑक्सीजन वो प्लस डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है और एनर्जी बनाती है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग वेरियस एक्टिविटीज में करते हैं। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंसान जब उसको एनर्जी का जरूरत पड़ता है तभी बॉडी की सेल उस एनर्जी को रिलीज करती है, ग्लूकोज को तोड़ के। ग्लूकोज के बॉडी की सेल में ग्लूकोज आ गया, ऑक्सीजन आ गई, वो रिएक्ट करेंगे, एनर्जी बनेगा और हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बट इंसान को जब ग्लूकोज यूज नहीं करना होता है तो इंसान भी, ह्यूमन बॉडी भी उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है दूसरे फॉर्म में, और वो दूसरा फॉर्म है ग्लाइकोजन। हाँ जी, ग्लाइकोजन। तो मैं बताना चाहूंगा डी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लाइकोजन डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। इंटर कन्वर्टिबल है ये, एक दूसरे के जो है दूसरे फॉर्म्स है, एक दूसरे के क्या है, वेरियस फॉर्म्स है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे के दूसरे फॉर्मेट्स हैं, बस इतना, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, हम लोगों ने फूड लिया प्लांट वगैरह से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में चेंज किया, वो ब्लड से हमारी सेल में चला गया। अगर इंसान को एनर्जी की जरूरत है तो सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और एनर्जी रिलीज करके हम लोग अपने काम कर सकते हैं। बट क्या कि अगर इंसान को एनर्जी की जरूरत नहीं है तो वो ग्लूकोज को तोड़ता नहीं है, तो बॉडी की हर एक सेल में ग्लूकोज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा जाता है। जब इंसान को जरूरत होगी तो उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको तोड़ के एनर्जी रिलीज कर दी जाएगी। तो वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो है ग्लाइकोजन, राइट। तो ग्लाइकोजन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में सेव करते हैं, बट एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव करते हैं। इसलिए ग्लाइकोजन को जो एनिमल की फॉर्म में, एनिमल के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज, एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इस ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। क्यों बोला हम लोगों ने एनिमल स्टार्च? क्योंकि स्टार्च बेसिकली प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड है और बेसिकली ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल के अंदर स्टोरेज फूड है, इसलिए ग्लाइकोजन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्टार्च। पर प्लांट स्टार्च नहीं, एनिमल स्टार्च, यानी एनिमल का स्टोरेज फूड। एनिमल का स्टोरेज फूड कौन है, ग्लाइकोजन। तो एनिमल का स्टोरेज फूड जो ग्लाइकोजन है उसको हम लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, एनिमल स्टार्च बोल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, एनिमल स्टार्च, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ग्लाइकोजन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है फ्लो हो सकता है एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से, ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम से हम लोग जो है ग्लाइकोजन को एक सेल से दूसरे सेल में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर बाद में इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन के बारे में एक और डिटेल बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये जो स्टोर होता है वो बेसिकली सेल के अंदर तो होता है, ठीक है, और सेल से इसको ट्रांसफर किया जाता है ब्लड के थ्रू एक दूसरे सेल्स में, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्लाइकोजन को मैक्सिमम वेटेज या ब्रॉड वे में अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोजन को ब्लड के थ्रू कहां भेजा जाता है, लीवर में, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो ह्यूमंस के अंदर लीवर है, स्टोर्ड इन लीवर, यानी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा जो है स्टोर किया जाता है। अगर कहीं पे बन रहा है ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए वो सारे ग्लाइकोजन को लीवर में सेंड आउट कर देते हैं, क्योंकि लीवर ही उसका स्टोरेज है, मैक्सिमम स्टोरेज लीवर में होता है। तो आई होप आपको ये स्टोरेज समझ में आया होगा, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, और ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, सोर्सेस एज वेल एज स्टोरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है फिलहाल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट इन द सेंस कि हम लोगों को थोड़े बहुत जो यूजेस देखने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, सॉरी ग्लूकोज के, तो वो हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद जो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लास्ट टॉपिक हमारा बचा यूजेस ऑफ ग्लूकोज, तो उसको कवर करने के बाद फिर हम लोग जो है वीडियो को एंड करेंगे। मैं भी एंड करने वाला था पर मुझे एकदम से ध्यान आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ग्लूकोज के यूजेस देखेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। लास्ट टॉपिक है बेसिकली ग्लूकोज के यूजेस देखने हैं, या फिर अगर मैं इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में अगर मैं बात करना चाहूँ
कि ग्लूकोज के तो नहीं देखने हैं, पर ग्लूकोज के जो दूसरे फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं, यानी कि जिस दूसरी फॉर्म्स में ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, उनके यूजेस देखने हैं। ग्लूकोज के यूजेस तो आप लोगों को पता है कि ये एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, तो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं देखने हम लोगों को। ग्लूकोज जिन दूसरी फॉर्म्स में मिलता है, एग्जिस्ट करता है इस नेचर के अंदर, उनके यूजेस देखने हैं। तो वो जो दूसरी फॉर्म्स है ना, उनको बायोपॉलीमर्स बोला जाता है, ठीक है, बायोपॉलीमर्स यानी कि ग्लूकोज के दूसरे फॉर्म्स, राइट, ठीक है। तो वो जो दूसरे फॉर्म्स उनके यूज देखेंगे, तो दूसरे फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इन फॉर्म में जनरली ग्लूकोज मिलता है। ग्लाइकोजन तो है, ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमंस के अंदर स्टोरेज फॉर्म में रहता है, और बेसिकली ये एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा एनर्जी स्टोरेज, और ये बेसिकली ह्यूमंस के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखने का एक तरीका हो गया, ठीक है। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, बट जब हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है तो हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, तो ये एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, जो कि हमारे बॉडी में जितनी भी लिवर या मसल्स हैं वहां पे ये स्टोर रह सकता है। सेकंड फॉर्म है स्टार्च। आपको पता है कि स्टार्च का क्या यूज़ है, हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, यानी कि ब्रेड हो गया, राइस हो गया, पोटैटोज हो गया, वो बेसिकली स्टार्च के सोर्स हैं, राइट। वो किसके सोर्स हैं? स्टार्च के सोर्स हैं, राइट। और वो स्टार्च क्या है? अल्टीमेटली ग्लूकोज का एक फॉर्म है, और वो जो स्टार्च है बेसिकली उसका इस्तेमाल किसके फॉर्म में किया जाता है? फूड के फॉर्म में। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, ये सब लोग जो है आलू वगैरह, ब्रेड और राइस हम लोग खाते हैं, उनमें बेसिकली क्या है? स्टार्च होता है, ये हमारे फूड कंटेंट है, और ये ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है। लास्ट इस्तेमाल देखेंगे सेल्यूलोज का। आप लोगों को पता है कि जो सेल्यूलोज है वो बेसिकली प्लांट की सेल वॉल में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बहुत टफ सब्सटेंस है, और सेल वॉल को हार्ड बनाने का काम इसी का ही होता है। हार्ड यानी मेक टफ, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को इसी सेल्यूलोज की वजह से, इसी सेल वॉल की वजह से मिलता है। तो ये ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म है। तीसरा फॉर्म है सेल्यूलोज, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? पेपर यानी कागज बनाने में इस्तेमाल होता है, और कागज से क्या बनता है? मनी बनती है, पैसा, नोट बनते हैं, और ये इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करती है। दूसरा लकड़ी भी बनती है, ठीक है। लकड़ी ऑब्वियस ही बात है, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज मिलता है, और सेल वॉल क्या है? सेल के बाहर का आउटर कवरिंग, और ये कहाँ मिलती है? पेड़ों में, और पेड़ों की जो छाल है, लकड़ी है, वो बेसिकली जो है उनसे जो है वुड बनता है, और उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, जिससे हम लोग शेल्टर, झोपड़ी, मकान या फर्नीचर या बहुत कुछ बना सकते हैं। इसके अलावा कॉटन यानी कि कपड़े बनाने में भी सेल्यूलोज का बहुत इस्तेमाल होता है, यानी कि क्लोथिंग के में भी इसका बहुत इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे, और यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे पढ़ेंगे या इसकी तरफ जाएंगे। आप इसका, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे वीडियो को मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट करना, क्योंकि हम लोग कभी भी वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो जब भी अपलोड हो तो आपको मैसेज पहुंच जाए। थर्ड, प्लीज़ अपने दोस्तों को इसका लिंक कॉपी करके सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करना। एटलीस्ट आप लोग तो फ़ायदा उठा रहे हो, उन लोगों तक भी ये हेल्प पहुंचे जिनको बेसिकली वो ये पहुंच नहीं पाई है, या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, और स्पेशली लॉकडाउन में तो सबको प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट सब अपने मोबाइल फ़ोन पे ये वीडियो देख सकें, तो वहाँ तक भी ये शेयर जरूर करना, ताकि वो भी पढ़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। और वंदे मातरम। मैं साइड में हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3।